ओके, सो चैप्टर है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीन किस्म के स्टेटमेंट मेजरली हम बनाते हैं। एक होता है बैलेंस शीट, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इनकम स्टेटमेंट नाम से हमें बताता है कि कंपनी की जो है ना किस तरीके से इनकम अर्न कर रहा है, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस का हिसाब किताब मेंशन करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो हम इसको जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। जहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन। सो फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट नॉर्मली कहा जाता है, जो हमें बताता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं और कितनी ओनर्स इक्विटी है ऑन स्पेसिफिक डेट के ऊपर। जहाँ भी हम कैश फ्लो का जिक्र करते हैं तो कैश फ्लो हमें बेसिकली बताता है कि कंपनी में कितना कैश आया, कितना कैश जा चुका है। तो अगर हम इसके थोड़े से बेसिक्स को देखें तो कहता है कि IAS 1 हमें प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास स्टेटमेंट्स के लिए क्या होती है कि हमारी स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करें। ट्रू एंड फेयर से मुराद हमारा क्या होता है, कहता है कि यार स्टेटमेंट्स आपकी जो है ना उसमें किसी किस्म का जो है ना मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। और जो नीड्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल हो सके कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस कैसे कर रही है कंपनी और उसके पैसे कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उसके कैश का भी हिसाब रखें। क्योंकि अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि यार हमारे पास एक्रूवल सिस्टम चलता है, जिसमें हम कहते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास नोट कर लेते हैं। जब पैसे रिसीव होते हैं तो फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, एंट्री दोबारा कर लेते हैं और हम कहते हैं कि जी हमें कैश रिसीव हो गया और अकाउंट रिसीवेबल में कमी आ गई है। तो दैट इज कॉल्ड एन एक्रूवल सिस्टम, कि जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग पहले करते हैं और उसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, जब कैश रिसीव होता है तो हम उसको अपडेट करते हैं। तो वही कैश का हिसाब किताब हमारे पास जो है ना कैश फ्लो में चला जाता है। जो प्योरली कैश बेस होता है वहां पे हम किसी भी किस्म के एक्रूवल्स का जिक्र नहीं करते। फिर सेकंड चीज इसने कही हुई है कि कंपैरेटिविटी भी होनी चाहिए, कि हम उसको कंपेयर कर सकें प्रीवियस इसके साथ, कि हमारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से डिस्क्लोज हो कि हम देख सकें कि यार पिछले साल क्या सिस्टम चल रहा था, अभी क्या चल रहा है, कितने एसेट्स थे, कितने एसेट्स अब हमारे पास मौजूद हैं, कंपनी की प्रीवियसली इनकम क्या थी, अब क्या इनकम अर्न कर रहा है। इसके बाद हमारे पास कहता है कि आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि हम देख सकें कि यार हमारा एक एक कंपोनेंट आइडेंटिफाई हो सके, वो डिस्प्ले करे किस चीज़ को, नेम हम उसमें पुट करते हैं कि कंपनी का नेम क्या है हमारे पास। हम वहाँ पे डेट लिखते हैं कि यार इस डेट के ऊपर ये स्टेटमेंट बनाई गई है। करेंसी हम स्पेसिफाई करते हैं कि यार डॉलर्स में है, रुपीज़ में हम इसको नोट कर रहे हैं, हम उसको लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कहता है कि जहाँ पे हमारे पास कहते हैं कि द लेवल ऑफ राउंडिंग फिगर इन राउंडिंग यूज्ड इन द फिगर्स, के फॉर एग्जांपल वेदर फिगर्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीस और मिलियंस ऑफ रुपीस, के हम उसको क्या करते हैं, फिगर्स में थाउजेंड और उस तरीके से हम मेंशन करते हैं। अदर टाइटल्स कहता है कि IAS does not specify what the statements must be called and allows the use of other terminology. फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट। तो मैंने कहा ना कि हम उसके लिए डिफरेंट नेम यूज कर सकते हैं। IAS ने इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि सभी इसको जो है ना क्या कहोगे, फाइनेंशियल पोजीशन कहोगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहोगे। बस जो नाम इसके जो है ना आप यूज कर सकते हो, जो जो इसके स्पेसिफिक नेम्स है उसमें से कोई भी आप उसको यूज कर सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट हमें बता रहा है कि कंपनी जो है ना रिक्वायरमेंट्स क्या है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमारे पास, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मेन रिक्वायरमेंट्स, करंट एसेट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। करंट जिस तरीके से लाइबिलिटीज होती हैं, करंट एसेट्स भी हमारे पास होते हैं। तो दो किस्म के हम एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, वन इज करंट, वन इज फिक्स्ड। फिक्स्ड हमें क्या बताता है कि कंपनीज के पास कितने एसेट्स हैं, जो हमारे पास जो है ना हम उसको नॉर्मली कहते हैं कि यार मूवेबल नहीं है, या हमारे पास जो है ना फिक्स्ड किस्म के हैं जो एक बहुत बड़ी कॉस्ट इनकर करते हैं, कंपनी ने नॉर्मली उसको कोई प्रॉफिट पर्पज के लिए नहीं परचेज नहीं किया होता। जब हमारे पास नॉर्मल आ जाते हैं नॉन करंट जो है ना, जिसको हम जो है ना उसको फिक्स को हम नॉन करंट का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए IAS ने क्या कहा हुआ है, कहता है कि एंटिटी शुड रियलाइज एसेट्स और सेल और कंज्यूम इट इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, के नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता हम उसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इनको कहता है कि द एसेट्स इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, इनको जो है ना हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉन करंट है। या हमारे पास जो है ना हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टार्ट में तो इन्होंने यहाँ पे हमें करंट एसेट्स के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि करंट एसेट्स में देखो तो कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ये तमाम के तमाम हमारे पास एक साल से कम ड्यूरेशन के लिए होता है। तो हम इसको नॉर्मली यूज करते हैं, पैसों की मुझे जरूरत पड़ जाती है तो मैं उसको क्या करता हूँ, कंज्यूम कर लेता हूँ। मुझे जो है ना पेबल्स पे करने होते हैं, मैं उसके लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इसलिए कहता है कि ये हमारे पास उस ऑपरेटिंग साइकिल में इस्तेमाल होते हैं। इसको हमने ट्रेडिंग पर्पस के लिए नॉर्मली रखा होता है और हम उसको क्या करते हैं कि डिड एक्सपेक्ट टू रियलाइज द एसेट्स विद इन 12 मंथ्स, कि हम 12 मंथ्स के अंदर उसको रियलाइज करते हैं।
कहते हैं कि it is cash or cash equivalents unless the asset is restricted for being used for at least 12 months after the reporting date. An example of cash is money in the current bank account. An example of cash equivalent is money held in term of deposit account with the bank. क्या हमारे पास देखें तो इक्विवेलेंट्स की बराबरी आता है, ठीक है, जो हमने एक साल के लिए रखा होता है बैंक के अंदर या कैश के अंदर। आजकल देखें तो सारी ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या हो रही है, वो बैंक्स के थ्रू हो रही है, तो हम ज्यादातर जो है ना बैंक में ही पैसे रखवाते हैं। फिर हमारे पास मौजूद है नॉन करंट एसेट्स। तो मैंने कहा कि ये क्या है कि दिस डेफिनेशन अलाउज इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवर्स टू क्वालिफाई एज अ करंट एसेट्स। कि इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वो क्या है, करंट एसेट्स हैं और वो रियलाइज नहीं होते। कहता है कि इवन इफ दे मे नॉट बी रियलाइज्ड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स प्रोवाइडेड दैट दे विल बी रियलाइज्ड इन द एंटिटीज नॉर्मल साइकिल और ट्रेडिंग साइकिल। के सही है, हम कहते हैं कि यार एक साल में मुझे वो पैसे नहीं मिल रहे, बट स्टिल वो रिसीवेबल तो है ना, मुझे मिलने वाले हैं, मेरी इन्वेंट्री है वो फिर भी बेच सकता हूँ मैं उसको। कोई इस किस्म के फिक्स मैंने इस पर्पस के लिए नहीं रखी कि मैं उसको जो है ना क्या करूँगा, बेचूंगा नहीं। तो हमने ट्रेडिंग पर्पस के लिए उसको रखा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यार वो भी इसके डेफिनेशन के अंदर शामिल हो जाता है। फिर कहता है कि हमारे पास आई एस आल्सो स्टेट दैट लाइबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी हम कब कहते हैं, जब जिस तरीके से हमारे पास जो है ना नॉन करंट, जैसे हमने करंट एसेट्स का जिक्र किया, सेम एज इट इज करंट लाइबिलिटी के साल के अंदर हमारे पास जो है ना वो मूव हो सके, ठीक है, हमने उसको पे करना होता है, सेटलमेंट्स करनी होती है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कहता है कि द एंटिटी डज नॉट हैव द अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एट लीस्ट 12 months after the end of the reporting period। कि उसके पास जो है ना एंटिटी के पास कोई इस किस्म का कंडीशनल राइट नहीं है कि ठीक है कि हम उसको कहें कि यार ये जो है ना हमारे पास एक साल से आगे के लिए जाएगा। फिर हमारे पास कहते हैं कि अदर लाइबिलिटीज शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। इसके अलावा जितनी भी हो जाती हैं, बैंक लोन हो जाता है वो हमारे पास नॉन करंट में आ जाता है। कहता है कि accrued expenses and deferred income are also current liabilities as they are monies due to third party but not yet paid, for example wages payable। अब मजदूरी या मजदूर को देनी है तो मैं कोई उसको 2 साल बाद तो नहीं देने वाला, या मैंने उसको अपने पास तो नहीं रखा हुआ, बल्कि मैंने क्या करना है उसको पे तो करना है विद इन जो है ना ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको भी कंसिडर करते हैं कि यार ये हमारे पास जो है ना करंट लाइबिलिटीज में शामिल है। लेकिन जो हमारे पास जो है ना नॉन करंट है वो एक साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है, बैंक लोन वगैरह हम उसको नॉन करंट कंसिडर करते हैं। फिर जिक्र किया है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, उसका जो है ना शॉर्ट सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग साइकिल हमारे पास क्या है कि टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। when the entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, it is assumed to be 12 months। this is almost always the case कि हम जो है ना क्या करते हैं एक साल के अंदर जिस तरीके से हम एसेट्स को एक्वायर करके उसको यूज करते हैं, जो हमारे कैश या कैश इक्विवेलेंट्स हैं उन सबको इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम जो है ना नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल ही कहते हैं। फिर हमारे पास IAS 1 ने बताया हुआ है कि फाइनेंशियल पोजीशन में हमने क्या क्या करना है, आइटम्स किस तरीके से आएंगे। तो एसेट्स में देखो तो हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, जितने भी हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, बायोलॉजिकल एसेट्स हो गए, इन्वेंट्रीज ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसने करंट नॉन करंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, जनरल हमें बता रहा है। लाइबिलिटीज में देखो तो ओवरऑल लाइबिलिटीज हमें बताई हुई है कि ट्रेड हो गया, अदर पेबल्स हो गए, प्रोविजंस हो गए, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हो गई, करंट टैक्स लाइबिलिटी वगैरह होगी, ये सारे के सारे हमारे पास उसमें शामिल हैं। इक्विटी देखो तो इक्विटी हम क्या कहते हैं कि ओनर्स के पैसे होते हैं, बिजनेस में उसकी जो है ना कैपिटल होता है, ठीक है, तो हम इसको इक्विटी शेयर होल्डर भी कहते हैं। तो जितने जो है ना कैपिटल उसने इशू किया होता है बिजनेस के लिए, या जितने भी पैसे उसने बिजनेस से निकाले होते हैं, वो सारे के सारे हम इसमें इंक्लूड करते हैं। एडिशनल आइटम्स में वो कहता है कि शुड बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन प्रेजेंटिंग देम सेपरेटली एंड इज रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है कि हम उसमें जो है ना क्या कर सकते हैं, कोई और इस किस्म का आइटम हो जो इन चीज़ों को शो करता है या जो इससे रेलेवेंट है, ठीक है, हम उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। फेस और नोट्स हमारे पास क्या है, कहता है कि सम ऑफ द लाइन आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फाइनेंशियल पोजीशन should be sub-classified into different categories giving details of how total figure is made up। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं हमेशा। कौन कौन सी सब हेडिंग्स है, कहते हैं कि as additional lines on the face of the statement financial position adding up to the total amount for items in notes to financial statement, के वहां पे फिर हम notes to financial statement में बता देते हैं कि यार ये चीजें हमारे पास कहाँ से वैल्यूज आई थी, किस तरीके से हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है। IAS 16 क्या कहता है कि टेंजिबल
नॉन करंट एसेट शुड बी डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज, ठीक है। रिसीवेबल शुड बी क्लासिफाइड इनटू ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल्स फ्रॉम रेलेवेंट पार्टीज, प्रीपेमेंट्स एंड अदर अमाउंट्स। Inventories are sub-classified in accordance with IAS2 into categories of material work in progress and finished goods। क्योंकि जब हम बात करते हैं किस चीज़ की रिसीवेबल्स की, तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल अलग है, ठीक है, या कोई और पार्टी से हमने जो है ना रिसीवेबल्स रिसीव करने हैं, या हमने प्रीपेड पेमेंट्स कर ली, एडवांस में पेमेंट्स कर दिए, तो हम उनको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। मैं उसको एक ही हेडिंग के अंदर नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास फिर जो है ना वो स्टेटमेंट्स के वायलेशन में भी आ जाता है कि यार मिस स्टेटमेंट भी हो सकता है कि मैं अगर लिख लेता हूँ कि मेरे पास टोटल एसेट जो है ना 50 लाख है, अब कैसे हैं उसमें करंट कितना है, फिक्स्ड कितना है, वो मैंने मेंशन नहीं किया, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हर एक अलग स्पेसिफाई करते हैं, और इवन इन्वेंट्रीज में भी हम बताते हैं कि यार अगर मैं इन्वेंट्रीज के अमाउंट लिख रहा हूँ तो कितना मेरे पास इस्तेमाल में चल रहा है, कितना इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है, फिनिश हो चुके हैं, गुड्स तैयार हैं, कौन सा मटेरियल की सूरत में मौजूद है, हम उसको भी अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, ताकि मुझे तीनों स्टेजेस के ऊपर पता चले कि कितना मेरे पास जो है ना इन्वेंट्री मौजूद है, मटेरियल रॉ मटेरियल की सूरत में, या मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस की सूरत में है, या फिनिश गुड की सूरत में मौजूद है। यहाँ पे एग्जांपल दिए है, देखें तो बैलेंस शीट हमारे पास इस तरीके से बनाई जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन, इसको हम कहते हैं कि दो टाइप्स की फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास जो है ना रिपोर्ट फॉर्म होती है, एक हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है। ये हमारे पास रिपोर्ट फॉर्म में है, जहाँ पे टेबुलर का जिक्र आ जाता है, हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ जो है ना, एक तरफ एसेट्स हो जाता है, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज वगैरह आ जाती हैं, फिर हम नीचे उसको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो इस वजह से हम उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो रिपोर्ट फॉर्म में हमारे पास जो है ना पहले नॉन एसिड्स की हेडिंग हम देंगे, फिर हम क्या करते हैं नॉन करंट एसिड्स लिखेंगे, जितने भी वहां पे हमारे पास गिवन नॉन करंट एसिड्स होंगे हम उसको देखेंगे कि कौन कौन से हैं, फिर हम उसमें से देखते हैं कि यार करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, तो उसकी जो है ना हेडिंग्स हमें याद होती हैं कि कौन कौन से, हम उसके थ्रू उसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। फिर इक्विटी साइड पे आते हैं, तो पहले हम इक्विटीज लिखते हैं कि ओनर्स का कैपिटल कितना है, प्रॉफिट जो हमारे उस ड्यूरेशन में हुआ उसको वहां पे लिखते हैं, ड्राइंग्स जो बिजनेस से पैसे निकाले हैं मालिक ने, हम वो माइनस कर देते हैं, फिर उसका सब जो है ना टोटल कर लेते हैं, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं, हम उन तमाम को नोट करते हैं, एंड देन हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ जाती हैं, हम उन सबको लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि वो जो है ना समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे ऐड कर रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, जितने भी टोटल मेरे पास करंट लाइबिलिटीज हैं और नॉन करंट है, हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जितने हमारे पास जो है ना ऊपर इक्विटी पड़ी हुई है, हम उन दोनों को ऐड करेंगे, उन सब का टोटल एट द एंड आ जाएगा। जब दोनों का एंड पे टोटल हमारे पास आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि दे शुड बी इक्वल। सो यहाँ पे देखें 500 हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे भी देखें 500 हमारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारे पास बेस किस चीज़ के ऊपर करती है कि अगर आप देखो तो एसेट्स हैं, तो हमने ये एसेट्स कहाँ से परचेज किया, तो उसका हिसाब किताब हमें क्या करता है, हमारे लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी बताती है कि मैंने क्या किया हुआ है, कर्जे से ये चीजें परचेज की हुई हैं, या मैंने क्या किया हुआ है, इसको अपने पेमेंट्स के थ्रू, कैपिटल के थ्रू परचेज किया हुआ है, तो उसका हिसाब इसके सामने मौजूद होता है। तो इस वजह से इन दोनों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है कि या मैंने तो कर्जे से लिए होंगे, या मैंने क्या किया होगा कि अपने पैसों से लिए होंगे। तो जो चीजें मैंने अपने पैसों से ली हुई हैं वो, और उसके साथ जो मैंने कर्जे से लिया, उन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की सूरत में। अगर वो दोनों बराबर नहीं आते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, कि या मैंने बिजनेस में पैसे लगाए थे, उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा, एसेट मेरा कोई शो नहीं हो रहा, या एसेट गायब हो चुका है, या बैंक में पैसे नहीं है, या वो अकाउंट में अभी तक जमा नहीं हुए, वहां से मुझे इसका पता चलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बैलेंस शीट का इक्वल होना मस्ट है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब हम कम्प्रिहेंसिव का पोर्शन बनाते हैं, तो हम उसको जो है ना स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, ठीक है। सो कहते हैं कि इसमें हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास होता है, जिसमें हमें रेवेन्यूज बताई जाती हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, अपने जो है ना एक्सपेंसेस निकालते हैं, कॉस्ट हटाते हैं, और फिर हमें बताता है कि साल के एंड पे हमने कितना कमाया है, कितना नुकसान हुआ। जैसे स्टार्ट में हमारे पास सेल्स आ जाती है, तो सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं कि यार मैंने ये जो सेल की हुई है, इसको बनाने के ऊपर खर्चा कितना आया था, मैं उसको माइनस कर देता हूँ। जब मैं उसको माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास बच जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, कि ओवरऑल मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया। अब इसके ऊपर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के भी खर्चे किए, मैंने कोई और ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर की थी, मैं उसको भी डिडक्ट कर लेता हूँ।
फिर मैं उसमें से निकाल लेता हूँ कि मेरा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, मैंने उसके ऊपर टैक्सेस भी पे करने हैं। तो वो जब सारे के सारे माइनस हो जाते हैं तो तब हम कहते हैं कि यार कंपनी ने कितना इनकम अर्न किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम जहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे हमने कोई और गेन्स या लॉसेस किए होते हैं, ठीक है, उस ड्यूरेशन के अंदर हम उसको भी वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कम्प्रिहेंसिव इनकम कि मैं क्या हमारे पास इनकम शो हो रही है। तो कहते हैं कि द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ इट्स मेन एक्टिविटीज। इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रेवेन्यूज, अदर इनकम अर्न इन द पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ अर्निंग दोस। कि मैंने उसको अर्न करने के ऊपर कितना खर्चा किया, मैंने उसको कितना अर्न किया हुआ है और मेरी रेवेन्यू कितनी थी, उन तीनों का हम हिसाब करते हैं। IS1 allows an entity to present two sections in a single statement or in two separate statements. If two separate statements are used, they should include all the information that would otherwise be included in the single statement of comprehensive income. कि अगर मैं अलग अलग बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने बना लिया और फिर कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाता हूँ अलग, तो स्टिल मुझे वो सारा का सारा रेवेन्यू और उसके हिसाब किताब उसमें फिर भी लिखना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि मैं एक ही के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर दूं, तो वन टाइम हो जाएगा बजाय इसके कि मैं बार बार उसको बनाता फिरूं। क्योंकि दोनों में एक जगह पे नेट इनकम पे रुक जाएगा, फिर दूसरे में फिर आप दोबारा शुरू से करोगे, वही हिसाब किताब आएगा और फिर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो आपके पास आ जाएगी उसका एक पोर्शन बनाओगे तो बात तो वही आ जाती है। तो कहता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ड्यूरिंग द पीरियड इज द सम ऑफ व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स, कि मैंने कोई और इनकम्स अर्न की है, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी वहां से अर्न किया हुआ है, या मैंने उसमें से लॉस किया हुआ है, मैं उसका रिकॉर्ड रखता हूँ। मिनिमम फेस आइटम्स हमारे पास कौन से होंगे, कहते हैं कि आईएएस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो IS1 requires that statement of comprehensive income should include the items showing the following। एक तो रेवेन्यू, फिर मैंने कहा कि हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट मैंने पेमेंट की, टैक्सेस मुझे पे करने होते हैं और फिर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, फिर मेरे पास अदर कम्प्रिहेंसिव के इनकम के पोर्शंस और फिर मेरे पास आखिर में क्या आता है, टोटल इनकम। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ तक बना लिया तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। जब मैं इसमें ये दो आइटम्स ऐड कर देता हूँ मैं इसको कहता हूँ कि कम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बन गई है। तो एक ही के अंदर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट शामिल है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको हम वाहिद हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें हम दो चीजों को ऐड करते हैं। एडिशनल लाइन ऑफ आइटम्स कहता है कि जो हमारे पास आएंगे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, तो वो क्या होंगे, रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग जितनी भी होंगी उसके साथ रेलेवेंट होंगे कि यार इस ड्यूरेशन के अंदर ये कॉस्ट या अर्निंग मैंने की हुई है तो वो उसी साल के अंदर हम उसमें इंक्लूड करेंगे। फेस और नोट्स में देखो तो कहता है कि क्या होगा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में बी शोन आइदर ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि या मैं कम्प्रिहेंसिव इनकम रिपोर्ट करूंगा या मैं उसके नोट्स जो हम नीचे देते हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर उसमें मेंशन करूंगा, कोई मटेरियल इनकम या एक्सपेंस इनकर हुआ हो, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस मैंने किया हो कि यार उसके नेचर वाइज मैं देखूंगा, ठीक है, कि इस साल के अंदर था वो मेरे पास जो है ना एक्रूड था या प्रीपेड था, किस किस्म का था। फिर मैं उसके फंक्शन वाइज देखूंगा कि वो किस मकसद के लिए किस तरीके से उसको इनकर किया गया। एग्जाम्पल देखो तो कहते हैं कि मटेरियल आइटम्स माइट बी डिस्क्लोज सेपरेटली, इंक्लूड डिस्क्लोज सेपरेटली, कौन कौन से, कहते हैं कि राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरीज फ्रॉम कॉस्ट टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और राइट डाउन ऑफ आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स टू रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं नेट रियलाइजेशन वैल्यू उसकी निकालते हैं या हम राइट डाउन करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी या प्लांट को, तो उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट होगी, ठीक है, उसको हम सेपरेटली मेंशन करेंगे। रिस्ट्रक्चर मैंने उसको किया, ठीक है, तो उसके अलग कॉस्ट आएगी तो वो मैं अलग मेंशन करूंगा, वो इसमें नहीं होंगे। ठीक है, डिस्पोजल होगा मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट का, वो अलग होगा। कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू है तो अब मैं इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं लिखूंगा उसको, बल्कि मैं उसको सेपरेटली लिखूंगा। ठीक है, फिर लिटिगेशन सेटलमेंट, कोई जो है ना मैंने जो है ना लिटिगेशन सेटल किया हुआ है, कोई पेमेंट्स की हुई है, वो हो जाएगा, या फिर मैंने रिवर्सल की हुई अपने प्रोविजंस की, वो मैं अलग अलग रिप्रेजेंट करूंगा। एक्सपेंसेस का जिक्र किया हुआ है कि एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस बाय नेचर, जो हमने कहा कि किस नेचर के एक्सपेंसेस हैं मेरे पास, तो कहता है कि हमारे पास कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस है। ठीक है, अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल मेरे पास यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, ठीक है, स्टाफ की कॉस्ट थी उसको मैंने देखना है, मैंने उसको एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट की, मैंने उसको कोई बेनिफिट्स देने हैं, बोनस पैकेजेस वगैरह देने हैं, डेप्रिसिएशन होगा, मैं उसको लिखूंगा। कहते हैं कि आइटम्स ऑफ एक्सपेंस दैट आर इमटेरियल और आर प्रेजेंटेड एज अदर एक्सपेंसेस, जो मेरे पास मटेरियल आइटम नहीं होंगे, इनके अलावा जितने भी होंगे इमटेरियल नेचर के, वो मैं क्या करूंगा अदर एक्सपेंसेस में लिखूंगा, वो मेरे पास जो है ना इसमें नहीं आएगा कि मैं उसको
फिर जो है ना अपने क्या कर सकूँ एक्सपेंसेस में लिखूँ। फिर कहता है कि देयर आल्सो कैन बी एडजस्टमेंट फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन द इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड। उसकी एडजस्टमेंट भी बड़ी जरूरी है क्योंकि जब स्टार्ट हुआ साल तो वहां पे मेरे पास इन्वेंटरीज 50,000 हो सकती है। अब साल एंड हो रहा है तो मेरे पास इन्वेंटरी ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो मैं उसको भी अपडेट करूंगा। अदर एंटिटीज जितनी भी हमारे पास है नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास हो जाती हैं अदर में प्रेजेंट अदर एक्सपेंसेस दैट आर मटेरियल टू द बिजनेस, कि जो हमारे पास आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं मर्चेंडाइज बिजनेस वगैरह के तैयार चीजें उठा के उसको बेच दो, तो कहते हैं कि वहां पे उसकी जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो हम उसके नेचर के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि यार उस बिजनेस के लिए वो खर्चा है या नहीं है, तो मैं उसको सेपरेटली मेंशन करूंगा। अब यहाँ पे देखें तो एक्सपेंसेस के नेचर के थ्रू जब ये बना रहा है कम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, तो इसने बताया हुआ है रेवेन्यू कंपनी ने इतनी अर्न किया है, अदर इनकम कंपनी ने अर्न किया हुआ है, तो जिससे कंपनी के रेवेन्यू कितनी हो गई है 1350 हो गया। फिर कहते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स में हमारे पास चेंजेस आई हैं, ठीक है, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, मैंने उसको माइनस किया। स्टाफ का खर्चा आया, मैंने उसको माइनस किया। डेप्रिसिएशन का खर्चा था वो मैंने माइनस किया। अदर एक्सपेंसेस आए, मैंने उसको माइनस किया। और फिर मेरी फाइनेंस कॉस्ट थी इंटरेस्ट वगैरह, वो भी मैंने माइनस कर दी। तो एक इस तरीके से भी हम बनाते हैं। अगर हम उसको क्या करते हैं थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं मजीद, तो जो मैंने हेडिंग्स बताई कि यार हमारे पास जो है ना पहले सेल्स आता है या रेवेन्यू आता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस होते हैं तो हम उसमें सेल्स लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है तो फिर आप ये तमाम कॉस्टिंग उसमें नहीं पुट करोगे कि यार वर्क इन प्रोग्रेस कितना था, फिनिश गुड्स कितना था, रॉ मटेरियल कितना था, हम उसको मेंशन नहीं करते। लेकिन जहां पे हमारे पास जो है ना रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और ये चीजें गिवन हो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं गिवन, तो इट मींस कि मैंने क्या करना है कि डायरेक्टली इन कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करके मैंने वहां पे पुट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने उस नेचर का स्टेटमेंट बनाया हुआ है कि यहाँ पे डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, फिनिश गुड्स गिवन है, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम गिवन था, स्टाफ की कॉस्ट गिवन थी, डेप्रिसिएशन गिवन था, और अदर एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट की हेडिंग्स गिवन थी। तो हमने क्या किया उन हेडिंग्स को इस्तेमाल करके उसमें से माइनस कर दिया, जिससे मेरे पास क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मेरे पास कोई टैक्सेस थे नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ वो वैसे ही रह गया। अगर मेरे पास कोई कॉस्ट गिवन होती, लेट्स से 20 रुपीज गिवन होता, तो ये 80 बच जाता, मैं उसको भी क्या कर देता टैक्सेस को भी माइनस करता। अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में देखो तो रिवैल्यूएशन के अंदर कोई गेन हुआ आपको तो वो लिखोगे। अदर कोई गेन या लॉस हुआ ड्यूरिंग द पीरियड तो हम उसको वहां पे लिखेंगे, लेकिन ऐसा सच कुछ नहीं हुआ तो हमने क्या कर दिया उसको जीरो लिख दिया। अगर गेन हुआ होता तो हम उसको ऐड कर देते, लॉस हुआ तो हम उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल अब दी हुई है, देखें जैसे मैंने आपको कहा कि डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, तो कहता है कि फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है आपको एंटिटी रेड का, इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया है, डेप्रिसिएशन, अदर इनकम, स्टाफ कॉस्ट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इट मींस कि ऑलमोस्ट सारा डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मैंने क्या करना है सिर्फ उसको पुट करना है, सेपरेट करना है कि कौन सा डेटा कहाँ पे आएगा। तो पहले पहले मेरे पास आ जाएगा रेवेन्यू, मैंने उसको लिखा। फिर मेरा दूसरा क्या था हेडिंग अदर इनकम थी, मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया। फिर उसमें से देखें मेरे पास जो है ना चेंजेस आई, कहता है कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस आई हुई है मेरी इन्वेंट्री के अंदर, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। किस तरीके से रिकॉर्ड किया कि इन्वेंट्री मेरे पास देखो फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस थे, तो रिडक्शन हुआ एक्सपेंसेस में, इंक्रीज हुआ मेरा नेगेटिव एक्सपेंस, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास कितने बचे 86। रॉ मटेरियल यूज हुआ उसकी कॉस्ट मैंने वहां से ली, स्टाफ बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन था, और अदर एक्सपेंसेस थे, मैंने उसको एक साइड पे लेके जब टोटल किया तो मैंने उसको उसमें से माइनस कर दिया जो मेरी रेवेन्यू थी। तो इससे मेरे पास क्या बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली बिजनेस के देखा और मैंने वहां पे एंट्री कर दिया। अगर इसको मैं देखूं, हमारे पास हमने कहा कि अगर मैं क्या करता हूँ कि एनालिसिस बाय एक्सपेंसेस फंक्शन, कि मैं वहां पे एक्सपेंसेस के थ्रू जाता हूँ जो तरीका मैं बता रहा था, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हुआ, उसमें हमारे पास पहले रेवेन्यू, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो मैंने चीजों को बेचा, ठीक है। कहते हैं कि प्रोवाइडेड होती है हमारे पास नॉर्मली, इसके बारे में हमने नोट्स में दिया होता है कि यार ये कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ पे आई, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कि मैंने जो उन चीज़ों को बेचा उसके ऊपर मेरा खर्चा कितना आया था, उसको हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। जब मैंने उसको बेच दिया मेरे पास ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया, क्योंकि अभी तो मैंने ऑफिस के खर्चे नहीं ऐड किए इसमें, ना मैंने इसमें से ये निकाला हुआ है कि मैंने स्टाफ को कोई पैसे दिए हैं, तो वो खर्चे भी तो मैंने निकालने हैं। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा निकाला, मैंने क्या किया डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा निकाला, और मैंने अदर एक्सपेंसेस निकाल लिए।
जब मैंने अदर एक्सपेंसेस निकाल लिए तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास अदर इनकम भी गिवन थी, तो मैंने अदर इनकम को ऐड किया, ये बाकी सारे खर्चे से माइनस किए। फिर मेरी फाइनेंस कॉस्ट जिसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहते हैं, वो भी मैंने इसमें से माइनस कर दिया। तो पेपर में मैंने देखना होगा कि वहां पे मेरे पास इंटरेस्ट गिवन है, तो मैं उसको से उसमें से माइनस करूंगा। अगर मेरे पास वहां पे दिया हुआ है अकाउंट्स पेबल वगैरह, तो अकाउंट्स पेबल हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, ना कि वो मेरे इनकम स्टेटमेंट के हैं। इनकम स्टेटमेंट में मैंने क्या करना है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे किया हुआ है, जो मैंने क्या किए थे लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज ली, मैं उस एक्सपेंसेस का यहाँ पे इंटरेस्ट का जिक्र करता हूँ, मैं उसको उसमें से माइनस करता हूँ। तो फिर मैंने टैक्सेस को निकालना है, और उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना बचा, 100 बच गया। फिर मेरे पास गेन वगैरह तो हमने पहले ही कहा कि कोई नहीं था। इस हिसाब से देखें तो दोनों मेरे पास क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट मेरी कंपनी ने कितना अर्न किया, 100 का अर्न किया। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है किस तरीके से हमारे पास आएगा कि जो है ना इस किस्म की स्टेटमेंट हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस। कहते हैं कि एडजस्टमेंट्स की गई है, कॉस्ट ऑफ सेल कंपनी का इतना है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रेवेन्यू इतनी है, ठीक है, अदर एक्सपेंस इतना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इतना है, अदर इनकम मैंने अर्न की हुई है। अब मैंने स्प्लिट करना है अगेन, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो जाएगा, ठीक है, जिससे मेरे पास आया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर मैंने उसमें से ऐड किया अदर इनकम, उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेरा एक्सपेंस था, दूसरे मेरे खर्चे थे वो मैंने निकाल दिए, नेट प्रॉफिट मेरे पास बचा। मेरे पास कम्प्रिहेंसिव का कोई भी आइटम गिवन नहीं था, तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं उसको वहां पे लिखूं। होगा तो मेरा कम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ही होगा, लेकिन जब मेरे पास उसके हेडिंग्स नहीं है या कंपोनेंट्स नहीं है, तो फिर मैं उसको मेंशन करने की क्या जरूरत है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, उसको मेंशन नहीं करूंगा कि वहां पे मैं लिखूंगा जी गेन मुझे हुआ या लॉस हुआ, और वो मैं जीरो जीरो लिखूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जस्ट आपकी हेडिंग से ही उसको अंदाजा हो जाएगा कि कम्प्रिहेंसिव इनकम है, और फिर जब आप उसको क्या करोगे वहां पे वैल्यूज को पुट कर लोगे, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि इज इट कम्प्रिहेंसिव इनकम और नॉट। तो हम इस तरीके से इसको मेंशन करते हैं। फिर हमारे पास कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, उसके ऊपर जिक्र किया गया कि सर्विस इंडस्ट्रीज भी तो हमारे पास क्या करती हैं, अब वहां पे तो हम कोई मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे, तो इसलिए कहता है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट सेल गुड्स बट प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। अब मैंने उसका हिसाब किताब भी तो रखना है ना, कोई इनोवेशन हो जाती है, कोई टेक्निकल स्किल्स है या एक्सपर्टीज है, क्लासेस पढ़ा रहा है कोई, ठीक है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो मैंने उसका भी तो हिसाब किताब करना है। जैसे कहता है कि बैंकिंग हो गया, कंसल्टेंसी होगी, ऑडिट अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी होगी, तो अब वो फ्री ऑफ तो नहीं बैठे होंगे कि यार हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा या हमने कोई हिसाब किताब नहीं रखना, बल्कि दे हैव टू प्रेजेंट देयर स्टेटमेंट्स एज वेल। तो क्या कहता है कि दोनों के दरमियान डिफरेंस बताया कि अ लार्ज परसेंटेज ऑफ एसेट कंप्राइज इन्वेंट्री, जैसे हमने कहा कि मर्चेंडाइज हो गया या ट्रेडिंग बिजनेस हो गया, वो दोनों हमारे पास क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री के ऊपर ही चल रहा है सिस्टम। जहां पे हमारे पास सर्विसेज है तो कहते हैं कि लार्ज परसेंट ऑफ एसेट्स कंप्राइज रिसीवेबल्स, कि मुझे पैसे मिलेंगे, मैं जो है ना सर्विसेज दूंगा उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है कि दे हैव लेस कैश ऑन हैंड देन सर्विस बिजनेसेस एज देयर कैपिटल इज टाइड अप इन रिलेटिवली इलिक्विड एसेट्स, कि हमने क्या किया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इस सूरत में चीजों का रखा हुआ है। जहां पे मेरे पास जो है ना सर्विसेज आ जाती है, तो वहां पे मेरा क्या है, तमाम के तमाम रिसीवेबल के साथ कनेक्टेड है। देन कहते हैं कि सच कंपनीज इनकम स्टेटमेंट शोज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कि कुछ इनकम स्टेटमेंट जैसे मैंने कहा ना कि हमने देखा कि नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली हमने उसके आइटम्स रिपोर्ट किए थे। यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे कोई भी आइटम्स, ठीक है क्या, क्योंकि हमारे पास ये सर्विसेज है। तो अब मैं वहाँ पे ये नहीं लिखूंगा कि 5 घंटे काम किए, 2 घंटे काम किए, 3 घंटे काम किए, और फिर मैंने वो तमाम सर्विसेज को इकट्ठे करके ये बनाया, इस किस्म का कुछ नहीं होगा। जिसकी एक आसान सी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि क्या हुआ कि फाइनेंशियल पोजीशन उसकी कैसे बनेगी। करंट एसेट्स में देखो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने पुट की होंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे, अदर रिसीवेबल्स होंगे, और टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसका जो है ना नॉन करंट एसेट्स नहीं होंगे, नॉन करंट एसेट्स स्टिल है उसके पास, नेचर चेंज है। ठीक है, जैसे आप देखो प्रॉपर्टी प्लांट तो इन्होंने भी ली होगी, जगह तो उनके पास भी हायर की होगी इन्होंने, कोई रिसीवेबल्स होंगे जो इसको मिलने वाले होंगे, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म उसके लिए होंगे, ठीक है, फिक्स नेचर के होंगे, हमने उसको भी पुट किया हुआ है। वेबसाइट्स एंड डोमेन्स के, अब कंपनी ने वेबसाइट परचेज किया, ठीक है, तो अब वो उसका जो है ना एसेट है ना, वो जो कहीं भागा तो नहीं जा रहा उससे, या वो जो है ना कंज्यूम तो नहीं होने वाला, या उसको वो इतना जल्दी कंज्यूम तो नहीं कर सकता कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कंज्यूम करे।
और कोई इंटेंजिबल एसेट्स हैं उसके, उसका गुडविल हो गया या कोई और इस किस्म के एसेट्स हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। एंड देन डेफर्ड टैक्स एसेट्स के कोई इस किस्म के जो है ना टैक्स एसेट्स हैं जो इसने डेफर्ड किए हुए हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो जिसको हम टोटल ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट्स ये आ गए, दोनों को जमा कर दिया जिससे हमारे पास टोटल करंट टोटल एसेट्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है करंट लाइबिलिटीज। तो हमने कहा कि इसका ज्यादातर लाइबिलिटीज के साथ काम है, तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स उसने की होंगी बैंक से साल के अंदर अंदर के लिए, ठीक हो गया, क्रेडिट कार्ड वगैरह या ये चीज़ों की पेमेंट्स हो जाती हैं। इनकम टैक्स है जो उसने अदा करना है, अब वहां से तो भाग तो नहीं सकता, साल के अंदर ही पे करनी है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ इंक्लूड किया। नॉन करंट में देखो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक से कर्जा लिया हुआ है, कोई और नॉन करंट लाइबिलिटीज इनकर की हुई है, तो हमने तमाम को ऐड करके कहा कि हमारी लाइबिलिटीज इतनी हो जाती है। जहाँ पे हमारे पास ओनर्स इक्विटी है तो हमने उसको क्या कर दिया, लिखा कि ओनर्स इक्विटी हमारे पास इतनी मौजूद है। तो कोई बिजनेस बगैर इन्वेस्टमेंट के तो स्टार्ट नहीं होता, तो शेयर होल्डर्स कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करते हैं, तो हमने उसका भी हिसाब रखना होता है। जब हमने दोनों को जमा किया, दोनों का बैलेंस शीट यहाँ पे भी इक्वल आना चाहिए, क्योंकि स्टिल दीज एसेट्स बिलोंग्स टू व्हाट, सम काइंड ऑफ कैपिटल और सम काइंड ऑफ लाइबिलिटीज। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन स्टिल हमारा एसेट्स को कंप्लीट करता है। अब इसी की जो है ना यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इनकम स्टेटमेंट की। तो देखो रेवेन्यू हमने अर्न किया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज के मैंने उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कितना खर्चा किया वो मेंशन किया, ठीक है, मैंने कोई कैलकुलेशन सेपरेट नहीं की, जिससे मेरा जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा हुआ, सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस था, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे थे उनका खर्चा आ गया, जिसको मैंने उसमें से माइनस कर दिया, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। फिर मेरा फाइनेंस एक्सपेंस, वही बात जो फाइनेंस की कॉस्ट थी वो आ गई, वो मैंने उसमें से माइनस कर दी, तो मेरे पास आया मेरा प्रॉफिट और द ईयर, कि साल के एंड पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, हमने उन चीजों का हिसाब किताब वहां पे रख दिया। सो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर बात करते हैं कि किस किस्म के इस तरीके से हम जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं।